हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें ईएसआईसी के बारे में अलग अलग वीडियोस में बनाते रहता हूं। मेरी कोशिश होती है कि आपको अधिक जानकारी मिले और ईएसआईसी से हित लाभ मिलने में सुविधा हो। आज हम देखेंगे ईएसआईसी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस कैसे मिल सकता है। ईएसआईसी के बारे में अधिक जानकारी पाते रहने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ईएसआईसी में ऐसी कौन सी स्कीम है जिसके अंतर्गत अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस या बेरोजगार भत्ता आपको मिल सकता है। बेरोजगार भत्ता किसे मिल सकता है, इसके लिए पात्रता की शर्तें क्या है, इसका दावा कैसे किया जाए, और अगर इस तरह से कोई दावा करता है तो उसको किस दर से और कितनी अवधि तक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा। तो ये सब चीज़ें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। जब भी किसी की नौकरी चली जाती है तो परिवार को सहारा देने के लिए कुछ ना कुछ पैसे की ज़रूरत होती है। रोज़गार चले जाने के कारण जो भी सेविंग्स है या बचा हुआ पैसा जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है, दूसरा काम भी हाथ में नहीं होता है। तो ऐसी अवस्था में नौकरी ढूंढने का एक टेंशन, और बीच में अगर कोई दूसरी नई स्किल्स सीखनी है, नया जॉब ढूंढना है, उसके लिए लगने वाले खर्चे, ये सब चीज़ें ज़्यादा बर्डन डालती है एम्प्लॉय के ऊपर। तो इस अवस्था में उस कर्मचारी को एक सपोर्ट सिस्टम के तौर पे ये अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस काम करता है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के लिए स्पेसिफिक ग्राउंड है, अगर ये कारण है तो ही अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा। उसके अलावा दूसरे कारणों की वजह से अगर आप क्लेम करते हैं तो नहीं मिलेगा। तो कौन से कारण है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस क्लेम करने के लिए? पहली चीज़, किसी फैक्ट्री का परमानेंटली क्लोज हो जाना। किसी कारण वो कंपनी या एस्टेब्लिशमेंट सरवाइव नहीं कर पा रही है, परमानेंटली क्लोज कर दी गई है, तो उस हालात में उसके पूरे कर्मचारी काम से निकाल दिए जाते हैं। उस अवस्था में बेरोजगार अलाउंस उस कंपनी के कर्मचारी क्लेम कर सकते हैं। दूसरा, रिट्रेंचमेंट में ऐसा होता है कि कर्मचारियों की छांटनी की जाती है। जैसे किसी कंपनी में 500 एम्प्लॉयज़ है और वो अफोर्ड नहीं कर पा रही इतने सारे एम्प्लॉयज़ को पगार देना, बिजनेस कंडीशन खराब है, तो वो एम्प्लॉयज़ की संख्या 500 से लेके कम करेगी, 400 करेगी, 200 करेगी, 300 करेगी। तो इस अवस्था को बोलते हैं रिट्रेंचमेंट की अवस्था में भी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है। और तीसरी चीज, किसी चोट की वजह से अपंगत्व आ जाना, और अपंगत्व इतना कि 40% से ज्यादा हो, और उस अवस्था में भी कोई एम्प्लॉय अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का क्लेम कर सकता है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो चोट है ये रोजगार से संबंधित ना हो। तो इन अवस्थाओं में अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस आपको मिल सकता है। जिस समय अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है तो उस समय ज़रूरी है कि जो भी आदमी है वो नौकरी में ना रहे। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस पाते रहने के समय उस आदमी का घर परिवार चलते रहता है। अगर उसको कोई नया स्किल सीखना है तो उसके लिए उसको डेली एक्सपेंसेस है, उसके लिए यहाँ वहाँ पैसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं, वो ईएसआईसी से उसको इस अलाउंस के अंतर्गत मिल जाते हैं। मेडिकल बेनिफिट भी उस परिवार को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के दौरान शुरू रहता है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे परिवार के सदस्य या खुद कर्मचारी बीमार पड़ता है, उसको कोई मेडिकल बेनिफिट की अवस्था पड़ती है, तो उस अवस्था में उसको मेडिकल बेनिफिट भी मिलता है ताकि उसका खर्चा बच सके। तो इस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस किसी के बेरोजगार हो जाने पे उसके मेडिकल एक्सपेंसेस के भी ख्याल रखता है और उसका डेली जो एक्सपेंसेस है उसका भी ख्याल रखता है। जैसे मैंने पहले बताया, ये अलाउंस क्लेम करने के लिए उपर्युक्त 3 रीजन के अलावा दूसरा कोई रीजन नहीं चलता है। कोई फैक्ट्री अगर टेम्पररी क्लोज हुई है, कोई रिजाइन करके चला गया, किसी को टर्मिनेट किया गया, किसी का अगर कोई कोर्ट केस हो गया और जिसकी वजह से उसको नौकरी से हटाया गया, या सुपर एन्यूएशन हो जाना, 60 से ऊपर उम्र होने के बाद जो एम्प्लॉयमेंट खत्म होती है वैसा हालात में, या कोई वॉलंटरी रिजाइन करके नौकरी छोड़ के चला गया, तो इन सब हालातों में अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस पेएबल नहीं होता है। इसके लिए पहले जो मैंने कोट की है वो 3 ही सिचुएशन, परमानेंट क्लोजर, रिट्रेंचमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट इंजरी की वजह से डिसेबिलिटी अबव 40%। तो ये 3 ही कारण हैं, दूसरे किसी कारण से अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस नहीं मिल सकता है। इसके लिए शर्त ये भी है कि जिस दिन नौकरी गई है उस दिन वह आदमी ईएसआईसी का एम्प्लॉई होना चाहिए, उसकी सैलरी 21,000 के नीचे हो और वो किसी भी हित लाभ के लिए पात्र हो। और तीसरी चीज, जिस दिन बेरोजगारी हो रही है उससे संबंधित पिछले 4 कंट्रीब्यूशन पीरियड्स में उसने 78 या उससे ज्यादा दिन काम किया हो। 4 कंट्रीब्यूशन पीरियड और हर एक कंट्रीब्यूशन पीरियड में 78 से ज्यादा दिन काम किया हुआ होना जरूरी है। योगदान कालावधि या कंट्रीब्यूशन पीरियड और बेनिफिट पीरियड क्या है, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के रखा है, आप उसको रेफर कर सकते हैं ये समझने के लिए कि कंट्रीब्यूशन पीरियड क्या होता है और बेनिफिट पीरियड क्या होता है। जब कोई एम्प्लॉय बेरोजगार हो जाता है तो उसके लिए वेटिंग पीरियड है 1 महीने का,
1 महीने के बाद ही आप इस अलाउंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज, बेरोजगार होने से 12 महीने के अंदर ही ये क्लेम जाना चाहिए। यानी कोई अगर 1 जनवरी को बेरोजगार हुआ है तो 31 दिसंबर के अंदर ही ये क्लेम आपको शाखा कार्यालय में जमा करना है। उसके बाद जमा करेंगे तो ये क्लेम वैलिड नहीं होगा, उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई है। तो 2 कंडीशन, जल्दी से जल्दी 1 महीने के बाद, और सबसे लेट अगर आप होना चाहते हैं तो 12 महीने से ज्यादा लेट नहीं हो सकते, उसके पहले ही ये क्लेम आपको शाखा कार्यालय में सबमिट करना है। शाखा कार्यालय इस चीज की छानबीन करती है कि किस कारण आप वो क्लेम कर रहे हैं। उसके लिए आवश्यक कागजात आपसे मांगे जाते हैं। जो भी हालात है उसके लिए सपोर्टिंग सर्टिफिकेट्स आपको इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज या डिप्टी लेबर कमिश्नर या वर्कमैन कंपनसेशन कमिश्नर, इनमें से जो भी कॉम्पिटेंट है, या मेडिकल बोर्ड या कोई डॉक्टर हो जो डिसेबिलिटी सर्टिफाई करते हैं, तो उस तरह के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से सर्टिफिकेट लेके आना होता है कि किस कारण आपने जॉब खोई है। ये सर्टिफिकेट के बाद शाखा कार्यालय आपके नियोक्ता से भी प्रमाण पत्र मांगता है कि बीमित व्यक्ति कब से बेरोजगार हो गया है, कितने दिनों तक उसने उस फैक्ट्री में काम किया और उसके लिए जो योगदान भरा हुआ है वो किस तरह से है। योगदान का विवरण भी शाखा कार्यालय नियोक्ता से प्राप्त करता है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का क्लेम वैलिड पाया जाता है तो शाखा कार्यालय उसे एक सैंक्शन लेटर देता है। उसमें लिखा हुआ होता है कि इस इंश्योरेंस नंबर के व्यक्ति को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस सैंक्शन हुआ है, वो इस तरह से इस अवधि के लिए इस दर से मिलेगा। तो जब ये लेटर मिल जाता है उसके बाद हर महीने बीमित व्यक्ति को शाखा कार्यालय में जाके दावा प्रस्तुत करना पड़ता है कि मैं इस महीने में बेरोजगार रहा और मैं बेरोजगारी अलाउंस क्लेम करता हूँ इस दर से, और मेरा सैंक्शन लेटर ये है। तो हर महीने ये क्लेम करते रहता है जब तक नया कोई एम्प्लॉयमेंट उसे नहीं मिल जाता। जिस दिन उसको नई कोई एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी उस दिन वो डिक्लेरेशन नहीं देगा तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस बंद हो जाएगा। जो आप दावा प्रस्तुत करते हो उसमें एक लिखवा के लिया जाता है कि आप कब से बेरोजगार है, आपको दूसरी नौकरी नहीं मिली है, आपको किसी कारण टर्मिनेट नहीं किया गया है, आपने रिजाइन नहीं किया है, आपने 60 साल की उम्र क्रॉस नहीं की है। ये सब चीज़ें लिखवा के ली जाती है, जिसमें एक भी अगर गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं या जिसमें से कुछ भी अगर गलत पाया जाता है तो शाखा कार्यालय उस बीमित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के लिए एसेंशियल है कि आपको कहीं दूसरी जगह काम नहीं है। तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इस तरह से जब एक बार सैंक्शन हो गया तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 24 महीनों तक मिल सकता है। एक बार अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस लेना शुरू कर दिया तो कब तक चलेगा वो, और समझो किसी को बीच में ही नौकरी मिल गई तो क्या होगा उसका। ये हित लाभ आप टुकड़ों टुकड़ों में भी ले सकते हैं। समझो अभी आपकी एक नौकरी चली गई तो 6 महीने तक आपने अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस लिया, उसके बाद आपको दूसरी नौकरी मिल गई, साल भर आपने वो नौकरी की, वहाँ पे भी कुछ दिक्कत आई तो फिर वापस बेरोजगार हो गए। तो उस अवधि में ये जो 6 महीने हैं ये छोड़ के आगे का 1.5 साल के लिए आप ये अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस प्राप्त कर पाएंगे। दूसरी बार जब बेरोजगार हो जाओगे तो आपसे दोबारा ये सब क्वालिफिकेशन या क्राइटेरिया नहीं मांगा जाएगा कि पिछले 4 कंट्रीब्यूशन पीरियड में 78 डेज का योगदान वगैरह, ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो दोबारा नहीं मांगा जाएगा। आपका एक बार सैंक्शन हो गया तो उसी दर से आगे भी आप किसी भी समय जब भी बेरोजगारी की अवस्था उत्पन्न होती है उस हालात में आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा। जब तक आप क्लेम करोगे तब तक मिलेगा, लेकिन जिंदगी भर में 24 महीने से ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस नहीं मिल सकता। और आपने एक बार अगर अनएम्प्लॉयमेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया तो बार बार क्वालिफाई करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार जो दर और आपका एंटाइटलमेंट तय हो गया तो वो जिंदगी भर रहेगा। इसका दर जो है वो इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, पिछले 4 कंट्रीब्यूशन पीरियड में जितने मजदूरी थी वो मजदूरी उसको डिवाइड किया नंबर ऑफ डेज अटेंडेड, तो उसके आधार पे आपके एवरेज डेली वेजेस निकलेंगे और एवरेज डेली वेजेस के 50% की दर से पहले 12 महीनों तक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा और एवरेज डेली वेजेस के 25% रेट से 13 से लेके 24 महीनों तक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा। तो इस तरह इस हितलाभ की अवधि 24 महीने है। मुझे यकीन है आपको ESIC के अंतर्गत अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस क्या है वो समझ में आया होगा। इसके बारे में आपको अगर कोई भी डाउट है, इंक्वायरी है तो ज़रूर लिखिए, कमेंट कीजिए और मैं कोशिश करूँगा कि उसका रिप्लाई दूँ और अधिकाधिक जानकारी आपके पास पहुँचाऊँ। इस चैनल का उद्देश्य है कि ESIC के बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, अपने कर्मचारी बंधुओं से, लाइक कीजिए ताकि अधिकाधिक लोग ESIC के अंतर्गत हित लाभ ले सके। मेरा नाम है जितेंद्र। मेरा अगला वीडियो ESIC के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन के ऊपर होगा। अगले 4-5 दिनों में ये वीडियो इस चैनल पर आप देख पाएंगे, तो जुड़े रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया।